हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषित अली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ। क्या हालचाल भाई। हेलो, हाय, नमस्ते। रुचिका, आयुष, क्वीन, नेहा, रवि, हर्ष, शुक्ला, तनीषा, माही, एमटी, शिखा, उपांशु, तनीषा, सत्यम, भूमि, क्या बात है, आस्था, धैर्य, प्रत्युष, सुनील दत्त, अनामिका। गुड इवनिंग यार, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि मैंने आपकी कल की क्लास कैंसिल की। एक्चुअली इतने सारी चीज़ें चल रही हैं बिकॉज जैसे ही साल आ जाता, न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है, न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले होते हैं, अचानक से बहुत सारा काम ऑफिस का आने लगता है। लाइक न्यू बैचेस, उनके लॉन्चेस, उनके इवेंट्स, बाकी सारी चीज़ें। इस वजह से क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा बिजी चला जाता है। तो कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मतलब आई थिंक फ्रॉम पास्ट 2 दिन मैं सोई नहीं थी। तो आई थिंक कल ही मैंने मेरी नींद पूरी करी है ना। एंड मैंने आप लोगों के लिए, कि आप लोग का कोई बैकलॉग ना हो जाए, मैं आप लोगों के लिए एक रिकॉर्डेड लेक्चर देके गई थी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का। तो सबसे पहले मुझे बताएंगे, क्या सबने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डीपीपी शीट और वो चैप्टर का लेक्चर कंप्लीट कर लिया है क्या? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। हाउ आर यू मैम? यार मैं एकदम मस्त हूँ मैं एकदम मस्त हूँ। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। अब यार सोचो, अगर मेरे सारे लेक्चर्स टाइम पे देने के बाद भी तुम्हारा बैकलॉग है तो फिर बेटा गलत हो तुम। ठीक है, ये वाला चैप्टर मेरी पूरी कोशिश है मैं 2 लेक्चर में खत्म करूं, आज और कल। कल मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जेनेटिक्स शुरू करेंगे। आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ रही थी कि मैम यार आप है ना थोड़ा सा जेनेटिक्स को अच्छे से डिटेल में देखो। बेटा, जितना आपके सीयूईटी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना वो चैप्टर एनसीईआरटी से नेसेसरी है, मेरी गारंटी है उतना मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, चाहे अभी तक आपकी पूरी रिप्रोडक्शन की यूनिट हो, चाहे कुछ हो, मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है ना। आप बनारस आई थी क्या मैम? यस, है ना, बिल्कुल मैं बनारस आई थी यार, और इवेंट था हमारा। एंड मैं बहुत सारे आप लोगों जैसे बच्चों से मिली थी एंड मैंने बहुत ही इंजॉय करा उधर अपना समय। ठीक है, बहुत थोड़ी देर के लिए ही थी मैं वहाँ, 1 दिन के लिए ही थी मुश्किल से मैं वहाँ, बट मैंने जितना भी समय था बहुत इंजॉय किया आप लोगों के साथ। ठीक है, मेरा यही कोशिश है कि आप लोगों का सिलेबस यार जल्दी से जल्दी मैं फिनिश करवा दूं, क्योंकि आई थिंक 11 मई से सीयूईटी के पेपर शुरू हो रहे हैं, मतलब अलग अलग डेट्स होती हैं। तो मेरा तो यही टारगेट है कि मैं फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही आपका पूरा सिलेबस, मतलब 1 मई तक ही कंप्लीट कर दूं, मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक है, तो 1 मई तक ही मुझे कंप्लीट करने का है। तो जो कुछ चैप्टर्स हैं बीच में वो मैं आपको रिकॉर्डेड दूंगी, ताकि आप लोग उसको 2x की स्पीड पे देख के टाइम से खत्म कर सको, है ना। थैंक यू सो मच नैतिक मैम, यू टीच वेरी नाइसली यार, मीन्स अ लॉट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए। मैम कोटा कब आओगे? यार मैं हर शहर आऊंगी जब भी मुझे समय मिलेगा, एंड मैं जब भी आऊंगी मैं मेरे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करते हैं या कोई यूनिट शुरू करते हैं, उससे पहले कोई ना कोई साइंटिस्ट का नाम दे रखा होता है। और क्योंकि आपका यूनिट 1 जो रिप्रोडक्शन है उसका पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो मैं हमेशा पंचनन महेश्वरी जी के बारे में बताती हूँ अपनी हर क्लास के अंदर। तो यार पंचनन महेश्वरी एक बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो बॉटनी की ब्रांच है उसको एस्टैब्लिश करने में इनका हाथ रहा है। प्लस आप लोगों की जो प्यारी सी एनसीईआरटी की बुक है, इसमें भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अब सवाल उठता है इन्होंने ऐसा क्या काम किया था। इन्होंने बेटा एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टैक्सोनॉमी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स,
साथ में इन्होंने एम्फसाइज किया था आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज पे, इन्होंने मेजरली टिश्यू कल्चर पे और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन एंड टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के ऊपर जो है अपनी चीजें बताई थी। इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का, है ना, साइंस अकेडमी अवार्ड्स, और काफी सारे ऐसे अवार्ड्स मिले हैं। काफी फाइन बॉटनिस्ट थे ये। हालांकि आपके सीयूईटी के एग्जाम में इन साइंटिस्ट के ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बट अगर मैं नीट एग्जाम का पैटर्न देखूं तो वो लोग ऐसे वाले पेज से भी उठा के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन दे रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं यार सीयूईटी में भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं कभी भी साइंटिस्ट वाला पार्ट स्किप नहीं करती हूँ। आपके 5 यूनिट है और 5 यूनिट के आगे एक साइंटिस्ट की फोटो दे रखी है, तो मैं तो चाहूंगी कि उनके बारे में तुम पढ़ो। तो जो जो चीजें पंचनन महेश्वरी के बारे में इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। उन्होंने टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोज, टिश्यू कल्चर एंड इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। सबसे पहली चीज, एक आपकी एनसीईआरटी एक शब्द देती है मिरियाड्स ऑफ फ्लावर। अब मिरियाड शब्द क्या होता है? एक डाइवर्स कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स को, जैसे अगर आप ये फोटो देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे तरीके के फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। ये चीज क्या बताती है? इट इज अ मिरियाड्स ऑफ फ्लावर, मतलब अलग अलग तरीके के कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिरकार होता क्या है? अब यार आप लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ चुके हो, आपको पता है स्पर्म और अंडे के मिलने से जाइगोट बनता है। सेम उसी तरीके से बेटा यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने से सीड बनता है। ठीक है, तो क्या होता है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको पता है ये चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और क्लास 11th में हम पढ़ते हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म्स ही एक लौते ऐसे प्लांट किंगडम के प्लांट्स हैं जिनके पास फूल उगते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अच्छा हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बेटा पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी थी, जो सफल सीरीज की क्लास हुई थी यूट्यूब पे सीयूईटी वाला पे। साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पीडीएफ भी डाल दी थी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर मैंने आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पीडीएफ अराउंड 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ डाल दी थी, दोनों चैप्टर की। अगर उसके बाद भी बेटा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे नहीं जा रहे हैं, आलस खा रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी टू से, बेटा मेहनत आपको करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो इट इज नॉट माय फॉल्ट एट द एंड। मैं अपनी तरफ से आपको हर क्लास में पूरी थ्योरी कवर करा रही हूं। आपकी यूट्यूब पे जो सफल सीरीज चल रही है वहां पर भी मैं पूरी थ्योरी पढ़ा के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रही हूं। उसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ते हो और आपके सीयूईटी में बायो में कम नंबर आते हैं बेटा, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। ठीक है, क्वेश्चंस तक आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे 500 क्वेश्चंस के अराउंड पीडीएफ प्रोवाइड की है। ठीक है मैम, हाउ टू गेट टू टेलीग्राम चैनल? चलो ठीक है, कल मैं वापस से अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है लगा के ले आऊंगी क्लास के अंदर, ताकि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार फ्लावर क्या है? एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फ्लावर्स एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गन्स होते हैं। क्यों? देखने में खूबसूरत हैं, एकदम प्यारे प्यारे, रंग बरीले, मन करता है देख के कि यार जहां भी फ्लावर्स है वहां आराम से कुर्सी लगा के बैठ जाए। तो फ्लावर्स यार सिर्फ एक फूल नहीं होता है जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लावर बेटा एक इमोशन जताने का तरीका होता है। जब आप किसी को प्रपोज करने जाते हैं, आई होप आपकी जिंदगी में ऐसा कोई हो जिसे आप प्रपोज करें, तो आप लोग फूल लेके जाते हो। आप कभी किसी की शादी में जाते हो, आप फूल लेके जाते हो। आप बर्थडेज में जाते हो, आप फ्लावर्स गिफ्ट करते हो। आप किसी की डेथ सेरेमनी पे जाते हो, आप फ्लावर्स गिफ्ट करते हो। हमारी शादियों में डेकोरेशन होता है, फ्लावर्स से होता है। तो यार अगर आप देखेंगे, फूल एक इमोशन जताने का भी तरीका है। ठीक है, चाहे वो लव हो, अफेक्शन हो, ग्रीफ हो, हर जगह हम फूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर होता है किस तरीके से आप फूलों का अरेंजमेंट करते हैं, उनको सजावट में यूज करते हैं, है ना।
ठीक है, अब कोई क्या कह रहा है, दुखी कर दिया मैम ने, मैम कोई है ही नहीं जिंदगी में जिसे प्रपोज करे। बेटा तो तुम्हारी किस्मत लल्लू है, मैं क्या करूं अब। ठीक है, होम, अब आपके घर में कौन कौन से फूल उगते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने ऐसा पूछा है, तो आप रोज, चाइना रोज, मैरीगोल्ड, लिली, जैस्मिन, सनफ्लावर को उगा सकते हैं घर पे। अब आपकी एनसीईआरटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि फ्लावर इज अ मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल। मॉर्फोलॉजिकल मतलब, क्योंकि बेटा फ्लावर की मॉर्फोलॉजी मतलब उसके बाहर के फीचर्स के बारे में भी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, प्लस उसकी एम्ब्रियोलॉजी मतलब क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियोज बनते हैं। तो यार जो फ्लावर है वो एक मॉर्फोलॉजिकल और एक एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके पीवाईक्यूज में भी पूछी जाती है। ठीक है, साथ में आपके सीयूईटी के एग्जाम में असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो अब मैं आपको दिखाती हूं कि फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। भाई सबसे पहली बात, जब भी आप देखो, अब आपको तो जिंदगी में कोई है नहीं जो आपको फूल देता हो, तो आई एम सो सॉरी टू से, कोई बात नहीं, बट जब आप किसी को फूल देते हैं तो आपके यहां पर देखोगे दो हरी रंग की ये पत्तियां दिख रही हैं, इन्हें कहते हैं सेपल्स। ठीक है, सेपल्स को हम और क्या कह सकते हैं, दैट इज कैलिक्स। फिर आप ये जो पिंक कलर की देख रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर इसकी पेटल्स होती हैं, इन्हें कहते हैं पेटल्स या कोरोला। ठीक है, पेटल्स कहते हैं या कोरोला, जो अलग अलग कलर की होती है अलग अलग फूलों में। अब भाई फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसे हम लोग कहते हैं स्टेमेन। स्टेमेन के पास होता है एंथर एंड फिलामेंट, ये एंथर है, ये फिलामेंट है। साथ में बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम एंड्रोशियम भी कहते हैं। ठीक है, एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसमें होता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, इसको पिस्टल या कार्पेल भी कहा जाता है। साथ में इसको गायनोशियम भी कहते हैं क्योंकि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपके फूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम फूल का डायग्राम तो अब हम देख चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है, तो यहां पर मैं दिखाना चाहूंगी कि यार पेडिसल और पिडंकल करके दो शब्द होते हैं जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो होता क्या है। तो यार पेडिसल क्या होता है, पिडंकल होता है जो ये मेन ब्रांच है, इससे जो छोटी छोटी ब्रांच निकल रही है जिससे फूल अटैच है उसे पेडिसल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से पेडिसल और पिडंकल का जो डिफरेंस है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारे फूल के दो तरीके के हिस्से होते हैं, रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव। अब भाई जो नॉन रिप्रोडक्टिव है, क्या मैम वो रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करते, वो करते हैं पर इनडायरेक्टली मदद करते हैं। तो यार नॉन एसेंशियल, एक्सेसरी या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो इनडायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जैसे कैलिक्स एंड कोरोला। असेंशियल और रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जैसे गायनोशियम एंड एंड्रोशियम, या आपके रिप्रोडक्शन वाले पार्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। क्लियर है, कितनी सिंपल चीजें हैं, फिर भी भाई अधिकतर लोगों को समझ ही नहीं आता है कि करना और पढ़ना कैसे है इसे। ठीक है, अब वैसे तो ये वाली जो टेबल है ये आप लोगों के लिए, इस पे से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं बता देती हूँ। मैम आपकी लाइफ में कोई हीरो है क्या? अरे भाई मेरी जिंदगी में कोई हीरो नहीं है, मैं दुखी हूं भाई, मैं ऐसे ही सिंगल ही बहुत खुश हूं। प्रिंस कह रहा है मैम ये चैप्टर तो मैं 7 बार पढ़ चुका हूं। कोई बात नहीं बेटा, 8वीं बार पढ़ लो अब। फ्लावर बेटा एक मॉडिफाइड शूट होता है, याद रखना बेटा, आपका जो फूल होता है वो शूट का हिस्सा होता है ना। किसका हिस्सा होता है? शूट का हिस्सा होता है जो फ्लावर होता है, याद रखना, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। फिर भाई थैलेमस क्या होता है? जो सूजा हुआ हिस्सा होता है, मैं आपको दिखाती हूं व्हाट इज अ थैलेमस। ये देखो, ये जो नीचे फूला हुआ हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल और थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? फूल के नीचे से एक
फूला हुआ हिस्सा विच इज कॉल्ड एज थैलेमस। अब भाई वर्ल्स क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं, आप लोग वैसे क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ के आते हो, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उस चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि अरेंजमेंट क्या होता है फूल का, उसे हम वर्ल कहते हैं। तो यार अगर मैं बात करूं पौधे में, फूल में सबसे बाहर की तरफ क्या है? दैट आर सेपल्स। फर्स्ट वर्ल होती है सेपल्स, सेकेंड वर्ल होती है कोरोला, थर्ड वर्ल होते हैं एंड्रोशियम एंड फोर्थ वर्ल होती है गाइनोशियम। मतलब बाहर से अंदर की तरफ अगर मैं बात करूं तो सबसे बाहर है सेपल्स, पेटल्स, मेल पार्ट एंड बीच में है फीमेल पार्ट। ठीक है बेटा, अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड जरूर कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि यार मेरे पास और कोई जरिया नहीं है आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो वही एक जरिया है जहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। कोई देर नहीं लगती है, ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर खोल के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम। मैम आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है? यार मैं थोड़ी सी एक ऐसी इंसान हूं जो बहुत ज्यादा पसंद करती है फूल। वैसे तो मुझे सबसे ज्यादा रोजेस पसंद है बिना कांटे के, एंड उसके अलावा मुझे सनफ्लावर्स बहुत पसंद हैं। बट मैं बिलीव करती हूँ कि मुझे कोई एक कटा हुआ फूल देने से बेटर एक छोटा पौधा दे दे। ठीक है, तो आई यूजुअली प्रेफर दैट। और अभी जब मैं इवेंट्स में जाती हूँ तो बच्चे मेरे लिए छोटी छोटी जो क्लचर्स और क्लिप्स लेके आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है जब मुझे बच्चे से छोटी छोटी क्लिप्स और क्लचर्स देके जाते हैं। आई फील ब्रेसलेट्स और पता नहीं ऐसी छोटी छोटी वेरी स्मॉल जेस्चर्स बट इट टचेज माई हार्ट। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा आ रहा है तो वो मेरे लिए कुछ लेकर आए, बट जब कोई लेकर आता है और वो आपके लिए इतनी छोटी छोटी चीजें सोच के लाते हैं, इट जस्ट फील्स अमेजिंग, है ना? क्या बात है। चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तीन तरीके के इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन के समय और फर्टिलाइजेशन के बाद। तीन स्टेप्स रहते हैं, पर आज की क्लास में मेरा टारगेट है आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कवर कराने का। ठीक है, तो लेट्स कवर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है? तो दो चीजें होती हैं, दैट इज गैमीट्स बनते हैं और पॉलिनेशन होता है। ठीक है, गैमीट्स बनते हैं और पॉलिनेशन होता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लेट्स स्टार्ट विद द गैमीट फॉर्मेशन। तो यार सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल पार्ट। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं लेडीज फर्स्ट, बट अभी मैं चाहती हूं कि यार हम है ना दुनिया में थोड़ी इक्वालिटी निभाए लड़के और लड़कियों के लिए, तो हम सबसे पहले मेल ऑर्गन पढ़ेंगे, है ना? जैसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ा था। ठीक है, कहीं ना कहीं तो मेच्योरिटी और थोड़ी इक्वालिटी हम शो कर देते हैं लड़कों को कभी कभी। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं भाई एंड्रोशियम। इसका बेसिक यूनिट होता है स्टेमन। स्टेमन बना होता है एंथर और फिलामेंट से। तो आप कह सकते हैं दिस इज द एंथर पार्ट एंड दिस इज द फिलामेंट पार्ट। ठीक है, फिलामेंट का एक हिस्सा जो होता है वो एंथर से अटैच्ड होता है, एक हिस्सा जो होता है थैलेमस से अटैच्ड होता है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे ये हिस्सा क्या है, प्रॉक्सिमल है कि डिस्टल है जो एंथर से अटैच्ड है? कहीं किसी बच्चे ने लिखा था ये चैप्टर मैं 7 बार पढ़ चुका हूं। तो आई वुड लाइक टू से जिसने भी ये चैप्टर हजारों बार पढ़ा है वो मुझे बताए भाई कि विच पार्ट ऑफ द एंथर इज कनेक्टेड टू दिस। चैट ही नहीं चल रही क्या भाई? This end is the distal end. This end is the proximal end. ठीक है, प्रॉक्सिमल हिस्सा फिलामेंट का भाई जुड़ता है थैलेमस से और डिस्टल हिस्सा जुड़ता है आपके किससे बेटा? दैट इज दी एंथर वाले पार्ट से। वेरी गुड। फिर हम बात करते हैं, अरे कि जो हमारा एंथर होता है,
अब ये जो हमारा आंसर है इसमें कितने लोब्स हैं? मैं यहाँ पे कह सकती हूँ देयर इज दिस लोब 1 एंड देयर इज दिस लोब 2। तो कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। इन लोब्स में कितने थीका हैं? अगर मैं बात करूं, एक लोब में 2 थीका है, मतलब 2 लोब में कितने थीका है? 4। पर हम इसे डायथीकस कहते हैं क्योंकि हम एक ही लोब की बात कर रहे हैं। आपकी एनसीईआरटी ने टेट्राथीकस शब्द नहीं दिया है, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी ने जो शब्द दिया है उसे कहते हैं डायथीकस, ठीक है। अब क्या होता है, ये बाइलोब्ड होता है, डायथीकस होता है, मतलब एक लोब में 2 थीका होते हैं। फिर हम बात करते हैं टेट्रागोनल है, क्यों? क्योंकि इसके 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं इसके, ठीक है। तो इस तरीके से भाई हमारा आंसर नजर आता है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इस आंसर के हिस्से को या यूं इस तरीके से काट दूं और मैं इसको ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। इसकी 4 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर की लेयर को हम कहते हैं, मैं आपको बता देती हूं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रह चुका है आप लोगों के सीयूईटी एग्जाम का, जिसमें पूछा गया था आउटर से इनर मोस्ट लेयर के नाम बताओ, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ होती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम से अंदर की तरफ होती है मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं टेपटम, जो क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हो 4 थीका, 1 2 3 4। तो मैम ये बीच में क्या है? ये बीच में जो है बेटा इसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जिसने भाई सारे थीका को एक साथ जोड़ रखा है। अब ये बीच वाले हिस्से में यार बहुत सारे सेल्स भरे होते हैं, इसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे एक जैसे दिखने वाले सेल होते हैं, होमोजीनस होता है, मतलब सारे सेल एक जैसे नजर आते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर, और काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, काफी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इन चारों लेयर्स का क्या काम होता है भाई? सबसे पहली चीज, जो बाहर की तरफ लेयर्स होती हैं इनका काम मेजरली प्रोटेक्शन में होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर। टेपिटम का काम बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करना होता है, पोलन ग्रेन्स को क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अब क्या होता है, जो आपका एंथर होता है भाई, अगर आप एंथर में देखोगे 4 थीका है, इन थीका के अंदर ही बेटा पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इसलिए इसे पोलन सैक भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? पोलन सैक। और ये जो आप देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज द लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस क्या होता है? जब एंथर जिस जगह से फटता है और उसमें से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं, ठीक है, ठीक है। फटाफट से बताएंगे, मैं पोल चालू कर देती हूं। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव रूट, शूट, बोथ या नन ऑफ द अबव? फटाफट से आंसर देंगे। डन बेटा, मॉडिफाइड शूट होता है, ठीक है, दैट इज मॉडिफाइड शूट। वेरी गुड। सत्यम, याशवी, अद्रिका, प्रिंस, अनन्या, कविता, अभिषेक, अंशिका, मीठी एंड देवमणि। नेक्स्ट है स्वोलन पोर्शन ऑफ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज। ये फ्लावर के नीचे जो स्वोलन हिस्सा होता है, ये जो सूजा हुआ हिस्सा होता है फ्लावर के नीचे का, इसे क्या कहते हैं?
पेडंकल, पेडिसल, थैलेमस या क्या? इस हिस्से को बेटा कहते हैं दैट इज स्वोलन हिस्सा, रिसेप्टिकल या थैलेमस। वेरी गुड। श्रेयांश, अद्रिका, लुभन, वेरी गुड। नेक्स्ट है मैच द कॉलम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मैं पोल ऑन करती हूं, तुम मैच द कॉलम करो। कैलिक्स क्या होती है? सेपल्स होती है, ठीक है। कोरोला क्या होता है? कोरोला होती है पेटल्स। एंड्रोशियम क्या होता है? द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन्स। एंड गाइनोशियम होता है कार्पल। विच मीन्स डी का तो फोर्थ होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन हट गए। ए का थर्ड होगा, विच मेक्स फर्स्ट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। क्या बात है। सत्यम, अद्रिका एंड याशवी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस मास ऑफ सेल्स जो सेंटर ऑफ अ माइक्रोस्पोरांजियम में प्रेजेंट है। ये बेटा आपका माइक्रोस्पोरांजियम है। इसके अंदर यहां पर काफी सिमिलर टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स का नाम क्या होता है? फटाफट से चैट बॉक्स में आंसर देंगे बेटा। आप जितना आंसर देंगे उतना बेहतर वो कनेक्ट हो पाएगा। दैट इज यस, स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं इसको। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं ये, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन यार आप सीयूईटी में एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, बहुत ही इजी रहेगा। सत्यम, डॉक्टर जहारा एंड ओशी, टॉप 3 बच्चों के नाम पढ़ूंगी अब से मैं। अब आता है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है माइक्रोस्पोर्स का बनना। अब यार बच्चा बनने के लिए किसकी जरूरत है? एक मां की जरूरत है। तो हु इज द मां ऑफ द पोलन? तो यार यहां पे होते हैं ये स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या होती है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू की प्लॉइडी होती है 2n। इन स्पोरोजीनस टिश्यू से ही बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे कहते हैं एमएमसी या इसे कह सकते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल। इसकी प्लॉइडी भी होती है 2n। तो यार इतने सारे सिमिलर स्पोरोजीनस टिश्यू से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनती है। अब मां है तो बेटा मां क्या करेगी? मियोसिस करेगी। तो पहला मियोसिस करेगी तो कितने बनेंगे? मियोसिस 1 से बनेंगे 2 माइक्रोस्पोर। अब मियोसिस 2 करेगी तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर। इसी को कहते हैं बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड, जब 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारे माइक्रोस्कोप एन प्लॉइडी के होते हैं। कितनी प्लॉइडी के होते हैं? एन। 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, मियोसिस का एंड प्रोडक्ट हमेशा 4 बच्चे बनना होता है। अब ये माइक्रोस्पोर्स क्या करते हैं आगे जाकर? देखो इस तरीके से पोलन मदर सेल ने पहला मियोसिस किया, फिर दूसरा मियोसिस किया और क्या बन गए? 4 माइक्रोस्पोर। अब ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं कैलोस की लेयर से। अब भाई धीरे धीरे ये कैलोस की लेयर एंजाइम्स के द्वारा तोड़ी जाती है और ये चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। अब इन माइक्रोस्पोर से बनता क्या है भाई? इस माइक्रोस्पोर से बनती है पोलन ग्रेन। इस माइक्रोस्पोर से क्या बनेगी? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में भाई यहां पे आप देख सकते हैं 2 तरीके के सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। ये बीच में जो खाली हिस्सा है इसे कहते हैं जर्म पोर।
इसकी बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन और अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन। इसे कहते हैं बेटा टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। वेरी गुड आयुषी, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। वेरी गुड। ये दो सेल हैं इसके पास, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। आगे जाके बेटा ये पोलन ग्रेन के सेल्स हो जाते हैं तीन। एक तो ये वेजिटेटिव सेल रहेगा ही, जेनरेटिव सेल आगे जाके दो में डिवाइड हो जाता है, दो मेल गैमीट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल और इन दो को कहते हैं मेल गैमीट्स। तो मैं इसको कह सकती हूं थ्री सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। यहां पे हमें तीन सेल नजर आ रहे हैं, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म्स में बेटा पोलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज में रिलीज हो जाती है, 40% एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज हो जाती है। वेरी गुड। तो यार जो पोलन ग्रेन होती है अलग अलग शेप, अलग अलग साइज की आती है, आप देख सकते हैं जिस तरीके से। तो जो पोलन ग्रेन है बेटा उसमें दो लेयर्स होती हैं, बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन, अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन। बाहर वाली लेयर बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से, अंदर वाली लेयर बनी होती है पेक्टिन और सेल्यूलोज से, ठीक है। स्पोरोपोलिनिन यार एक इतना ज्यादा हार्ड मटेरियल होता है, अगर आप उस पर हथौड़ा मारो, आप उस पर एंजाइम्स डालो, आप उस पर एसिड डालो, वो लेयर नहीं टूटेगी भाई साहब। स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कितना ही टेम्परेचर हो, कोई भी एंजाइम हो, प्रोटेक्शन करेगा। ये बेटा एक पोलन ग्रेन को फॉसिल की तरह प्रिजर्व करता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। आप कितनी कोशिश कर लो स्पोरोपोलिनिन ना ही टूटेगा, ठीक है। वेरी गुड। आपने देख लिया, एक होता है टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन, एक होता है थ्री सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। तो भाई 40% एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल स्टेज में रिलीज होता है, 60% एंजियोस्पर्म्स में टू सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन रिलीज होती है। देखो यहां मैंने परसेंटेज भी लिखी है, 60% एंजियोस्पर्म में टू सेल स्टेज, 40% एंजियोस्पर्म्स में थ्री सेल स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होती है। क्या बात है, वेरी गुड। अब यार वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल के बीच का डिफरेंस देख लो, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में और अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछा है मैम ट्यूब सेल इज व्हाट। बेटा ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल हम वेजिटेटिव सेल को ही कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आपके असर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल के बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यार वेजिटेटिव सेल का क्या सिस्टम है, ये साइज में बहुत बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल साइज में छोटा होता है। ये भाई फूड को स्टोर करता है, इसका न्यूक्लियस इररेगुलर शेप का है, इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप का है। ये आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है, ये आगे जाके मेल गैमीट्स बनाता है। मेन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपके असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं यार, तुम्हें क्या लगता है पोलन बड़ी सस्ती सी चीज है क्या? पोलन भाई बहुत खतरनाक चीज है। कई लोगों को पोलन से एलर्जी हो जाती है ना, एलर्जी जैसे कई होती है हमारे नाजुक कले या कलियां, लड़के या लड़कियां वो जो एकदम नाजुक होते हैं, जिनकी नाक में पोलन ग्रेन जाते, अच्छू अच्छू एक्सक्यूज मी ऐसे करने लगते हैं ना, यार मेरे को तो एलर्जी है। एलर्जी में क्या होता है भाई, नाक से पानी आने लगता है, आंखें लाल हो जाती है, बॉडी पे खुजली होने लग जाती है। तो यार बहुत सारी प्लांट स्पीशीज हैं जिनसे पोलन एलर्जी या ब्रोंकियल एप्लीकेशंस, मतलब ब्रोंकियल स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो मैम यार प्लीज ऐसे पौधों के नेम बता दीजिए जिनसे पोलन एलर्जी हो सकती है। भाई किनसे हो सकती है? पार्थेनियम और कैरेट ग्रास से हो सकती है, ठीक है। ज्यादातर वैसे इंडिया में तो इसी स्पीशीज से पाई गई है। इसकी फोटो भी दिखा देती हूँ। तो यार कहाँ गई भाई इसकी फोटो? यस, ये रही भाई कैरेट ग्रास की फोटो। कुछ ऐसी सी नजर आती है कैरेट ग्रास या पार्थेनियम, या आपके घरों के आसपास नॉर्मली उगती भी मिल जाती है।
इससे भाई पोलन एलर्जी होने के चांस होते हैं। फिर बात करते हैं हम पोलन प्रोडक्ट्स की। पोलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो काफी ज्यादा न्यूट्रिशन, आप लोगों को बेटा पता भी नहीं होगा, बहुत सारी जगहों पर पोलन को खाया जाता है। अब तुम लोग बोलोगे मैम एक तरफ आप बता रही हो पोलन से एलर्जी है और दूसरी जगह लोग जो है पोलन को खा रहे हैं। हाँ जी यार, बिल्कुल सही बात है, खा भी रहे हैं, क्योंकि यार पोलन जो होता है आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है, आपकी बॉडी में एनर्जी भर देता है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, इसके सिरप भी आते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है ये, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसके टैबलेट्स और सिरप्स की अवेलेबिलिटी होती है। फिर हम बात करते हैं पोलन वायबिलिटी की। मैम पोलन वायबिलिटी क्या होता है? भाई पोलन वायबिलिटी होता है पोलन की, आपकी कह सकते हो एक्सपायरी डेट। यार अब अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग एक्सपायरी डेट होती है। कुछ पौधे होते हैं जो क्या कहते हैं, जिनका पोलन ग्रेन 10,000 सालों तक जिंदा है। कुछ पौधे हैं भाई जिनका पोलन ग्रेन तो सिर्फ कुछ दिनों तक जिंदा रहता है। तो इट इज अ टाइम पीरियड जब पोलन शेड हुआ है और वो स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, उस समय को कहते हैं पोलन वायबिलिटी। अब आपकी एनसीईआरटी ने बोला है पोलन वायबिलिटी हर पौधे की अलग अलग हो सकती है। कुछ पौधों की 30 मिनट होती है, जैसे वीट एंड राइस, इनकी पोलन वायबिलिटी मात्र 30 मिनट की है। आज बेटा डीपीपी शीट में भी मैंने क्वेश्चन डाला है इस तरीके का आप लोगों के लिए, ठीक है। रोजेसी और लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली की काफी महीनों तक पोलन वायबिलिटी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं पोलन बैंक्स। यार हम लोगों को ना हमेशा एक डर सताता है कि यार कोई चीज ना दुनिया से एक्सटिंक्ट ना हो जाए। आज की जिंदगी में यार सबसे बड़ा डर लोगों का यही है, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गई तो यार हम लोग क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन। इसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके बेटा पोलन बैंक्स के अंदर रखा जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। चलिए क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, डैश ऑफ द पोलन ग्रेन डिवाइड्स टू फॉर्म 2 मेल गैमीट्स, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल या नन ऑफ द अबव। तो बेटा वेजिटेटिव सेल तो आगे जाके पोलन ट्यूब बनाता है, मेल गैमीट्स बनाते हैं जेनरेटिव सेल्स। वेरी गुड, सत्यम, ओशियन, ज़हरा। नेक्स्ट, अब हमने पढ़ लिया भाई मेल्स, अब हम लेडीज की भी बात कर लेते हैं, वरना हमारी क्लास की लेडीज बुरा मान जाएंगी कि मैम आपने अब लड़कों के बारे में तो पहले पढ़ा दिया, अब लड़की के बारे में भी पढ़ा ही दो। तो बिल्कुल यस यार, पढ़ा रही हूं, ठीक है। पढ़ाना और पढ़ना बहुत जरूरी है आज की दुनिया में, नहीं डर लगता है, नहीं कहीं पढ़ाए है कमी ना रह जाए पढ़ने में, ठीक है। तो गाइनोशियम क्या होता है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, जिसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड दी ओवरी। अगर आप देखेंगे तो स्टिग्मा क्या होता है, वो हिस्सा होता है जिसपे आके पोलन ग्रेन आके चिपकेगा, दैट हिस्सा इज कॉल्ड एज दी स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन। स्टाइल क्या होता है, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है। अब भाई ओवरी जो होता है अंदर से कैसा नजर आता है मैं दिखाती हूँ। तो बेसिकली दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर होती है ऐसे प्लेसेंटा, इस प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं इस तरीके से फ्यूनिकल्स, और इनसे जुड़े होते हैं ऐसे ओव्यूल्स निकलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लेबलिंग करके दिखाती हूं, दिस इज प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से निकल रहा है फ्यूनिकल, दीज आर ओव्यूल्स, और जहां फ्यूनिकल कनेक्ट हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज हाइलम, जहां पे फ्यूनिकल ओवरी से अटैच हो रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। क्लियर है? इस तरीके का बेटा कुछ कुछ आपका ओवरी जो है नजर आता है। आई होप आपको प्लेसेंटा क्या है, फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल क्या है और हाइलम क्या है समझ आ गया हो।
ठीक है, तो यहां पर अगर मैं कहूं ये असलियत में आपकी एक भिंडी का जो है स्ट्रक्चर दे रखा है अंदर का, तो आप देखोगे भिंडी में कितने सारे ओव्यूल्स हैं छोटे छोटे। बीच का हिस्सा क्या होगा? प्लेसेंटा। तो आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर भाई एक ही पिस्टल है, मतलब सिर्फ एक ही फीमेल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी मतलब क्या है कि बहुत सारी पिस्टल्स हैं, बहुत सारी फीमेल्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीकार्पलरी कंडीशन, जब एक से ज्यादा ओवरी या कार्पल प्रेजेंट हो। अब भाई मल्टीकार्पलरी के दो टाइप्स होते हैं, एपोकार्पस एंड सिनकार्पस। एपोकार्पस क्या कंडीशन होती है कि सारे पिस्टल्स एक दूसरे से अलग अलग प्रेजेंट है। एग्जाम्पल मिशीलिया। अगर भाई सारे पिस्टल इस तरीके से फ्यूज्ड हैं, ठीक है, इस तरीके से ये फ्यूज्ड है, ये देख रहे हो, ये फ्यूज्ड है एक दूसरे से, इस कंडीशन को कहते हैं सिनकार्पस, जो कि होता है एग्जाम्पल इन पैपेवर। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी ने, अगर मैं आपको दिखाऊं, आपकी एनसीईआरटी ने भाई बकायदा यहाँ पे फोटो दे रखी है। आप यहाँ पे देखो, ये इन्होंने पिस्टल की फोटो दी है, ये देखो ये एक फ्यूज्ड कंडीशन है जिसे कहते हैं, ठीक है, दिस कॉल्ड एज सिनकार्पस कंडीशन, जहां पे देखो सारे पिस्टल्स फ्यूज्ड हैं, यहां पे सारे सेपरेटेड हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस। भाई एपोकार्पस और सिनकार्पस का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। सिनकार्पस और एपोकार्पस का एग्जाम्पल, एपोकार्पस का मिशीलिया, सिनकार्पस का पैपेवर। एग्जाम्पल याद होना चाहिए। एनसीईआरटी ने बकायदा फोटो के साथ नीचे एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मेंशन किए हुए हैं। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं ओव्यूल के स्ट्रक्चर की, बिकॉज अब हमें बात करनी है फीमेल की। तो यार फीमेल का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा नजर आता है। अब यार फीमेल्स जो होती हैं, आप लोगों ने देखा है, जब हम फीमेल सेकेंडरी oocyte की बात करते थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, उसके पास जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा की लेयर्स थी। उसी तरीके से यार यहां पर भी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये बाहर की कवरिंग और उसके अंदर की कवरिंग को कहते हैं आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। इस वाले एंड को कहते हैं चलाजल एंड, इस वाले एंड को कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। इस तरीके के ओव्यूल को कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। बेसिकली बेटा अलग अलग पौधों में इस ओव्यूल की पोजीशन अलग अलग तरीके की होती है, पर जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस ओव्यूल। वेरी गुड प्रतीक्षा। ठीक है, अब इस ओव्यूल के अंदर बहुत सारे ये जो नीले रंग के तुम सेल्स देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस के सेल पैरेन्काइमा से बने होते हैं, काफी ज्यादा न्यूट्रिशन भरा होता है इनमें, फूड स्टोरेज का काम करते हैं, खूब सारा न्यूट्रिशन होता है, और इन्हीं न्यूसेलस सेल से बेटा लड़की की मां बनती है। ठीक है, तो क्या होता है अभी हम देख लेते हैं। इंटेग्यूमेंट क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। न्यूसेलस क्या है? पैरेन्काइमा से बने हुए न्यूट्रिटिव सेल्स। माइक्रोपाइलर एंड है, चलाजल एंड है, आपको पता है क्या है। आपकी एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया है, अगर किसी पौधे में एक ही ओव्यूल हो, एग्जाम्पल वीट, पैडी एंड मैंगो, बहुत सारे ओव्यूल्स हो तो पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। इसके ऊपर भी बेटा मैंने आपकी डीपीपी शीट में आज की क्वेश्चन दिया है, एक ओव्यूल का एग्जाम्पल और मल्टीपल ओव्यूल्स के एग्जाम्पल। यह आपको याद होने चाहिए क्योंकि इनके ऊपर से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर में यार एग्जाम्पल्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स याद करने में महारत हासिल कर ली तो इट इज रियली इजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैसे मेगास्पोर्स बनते हैं। देखो अलग अलग शेप्स के ओव्यूल होते हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं एनसीईआरटी में दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब हमें पता है यार अंदर की तरफ बहुत सारे न्यूसेलस के सेल्स भरे हुए हैं, बहुत सारे। इनमें से यार कुछ सेल्स जो माइक्रोपाइलर रीजन में जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस की प्लॉइडी होती है 2n,
इनमें से ही बेटा एक बनता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या बनता है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, 2n कंडीशन। इसे आप एमएमसी भी कह सकते हो, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या करती है? मियोसिस करती है। और मियोसिस के एंड में कितनी डॉटर्स बनेंगी? 4। दिस इज कॉल्ड एज मेगास्पोर टेट्राड। पर यार फीमेल्स में ना हमेशा से कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। लड़कों के अंदर कंपटीशन की भावना फीमेल्स के कंपैरिजन में कम होती है। फीमेल्स जो होती है ना यार बहुत कॉम्पिटेटिव होती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटेटिव होती है। तो यार ये चारों मेगास्पोर्स जो है, ये चारों मेगास्पोर्स की प्लॉइडी है एन 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 और एन। पर इन चारों मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर जिंदा रहेगी, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाती हैं। सिर्फ एक ही जिंदा रहेगी, इसी वजह से इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई एक ही मेगास्पोर जिंदा रहेगी, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इन्होंने क्या बनाया? मेगास्पोर टेट्राड। पर इन मेगास्पोर टेट्राड में से एक ही मेगास्पोर जिंदा रहा, बाकी 3 जो हैं डीजेनरेट हो गई। सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है। भाई मेगास्पोर मदर सेल जो होती है, अब क्या होता है? ये जो मेगास्पोर है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो यहां क्या है? ये है मेगास्पोर। अब ये मेगास्पोर क्या है? एन प्लॉइडी की है। ये करेगी माइटोसिस। माइटोसिस करके 2 सेल हो गए पहली बार। दूसरी बार माइटोसिस करेगी, 2 से बेटा 4 सेल हो गए। वापस माइटोसिस करेगी तीसरी बार। तीसरी बार माइटोसिस करेगी तो 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, पहले 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर 8 हुए। ये 8 न्यूक्लियस बेटा अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। ये 8 न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्या अरेंजमेंट कहलाती है ये? तो भाई ये 8 न्यूक्लियस क्या करते हैं? ठीक है, यहां पे आप देखो ऊपर की तरफ 3 सेल बन गए, नीचे की तरफ 3 सेल बन गए, ये बीच में एक बहुत बड़ा सेल बन गया। मैं इनको कलर दे देती हूं थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये कुछ नजर आता है। तो अगर आप देखोगे आपको यहां कितने सेल नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सेल। पर न्यूक्लियस कितने नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए बेटा इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या कहते हैं? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। क्या कहते हैं? 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है। ठीक है, ऊपर के 3 सेल्स को कहते हैं एंटीपोडाल सेल्स, नीचे के 2 सेल्स को कहते हैं सिनर्जिड और बीच के सेल को कहते हैं एग। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एग और सिनर्जिड्स को मिला के कहा जाता है एग अपरेटस। क्या कहा जाता है? एग अपरेटस। ठीक है, इनको मिलाकर क्या कहते हैं? एग अपरेटस। तो याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग अपरेटस में क्या आते हैं? एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। बीच वाले सेल को कहते हैं, सबसे बड़े सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल, और इसमें जो 2 न्यूक्लियस हैं उन्हें कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो भाई मेगास्पोरोजेनेसिस में एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस होती है।
एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड पे प्रेजेंट होते हैं। 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल को मिला के कहते हैं एग अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस, ये जो आप नीचे देख रहे हो, ये बेसिकली पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने का काम करता है। फिलीफॉर्म अपरेटस का काम होता है गाइडिंग पोलन ट्यूब। सेंट्रल सेल सबसे बड़ा सेल होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हैं छोटे छोटे जो पूछे जाते हैं। सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर की वजह से हम इसे कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहां मैंने प्लॉइडी लिख रखी है अलग अलग चीजों की। प्लॉइडी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर फाउंड इन फीमेल गैमीटोफाइट? भाई 8 न्यूक्लियस होते हैं, which makes A option as the correct answer. Very good. सत्या, मोशी एंड कविशा। कितने सेल्स होते हैं? हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन फीमेल गैमीटोफाइट? कितने सेल प्रेजेंट हैं इसमें? इसमें सेल्स होते हैं 7 सेल्स। ठीक है, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज है। ठीक है, 7 सेल और 8 न्यूक्लियस है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब। वाओ, 100% पोल, क्या बात है, मर जाऊंगी मैं ये सब देख के। ठीक है, एग अपरेटस क्या होता है? एग अपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल। एग अपरेटस किससे बना होता है? 2 सिनर्जिड और 1 एग सेल से बना होता है। ठीक है, यहां पे तो दे रखा है 9 एग सेल्स, 2 एग्स, 4 एग्स, ओहो। ठीक है, चलिए अब भाई पूछा है व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल? न्यूसेलस की प्लॉइडी 2n, एमएमसी की प्लॉइडी 2n, फंक्शनल मेगास्पोर की n, फीमेल गैमीटोफाइट एम्ब्रियो सैक की n, which makes which option as the correct answer? 2n, 2n, nn। इस तरीके से बेटा आपको आंसर करना आना चाहिए क्वेश्चंस को। ठीक है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। श्रेयांश, लुभान, अद्रिका, याशवी। अब आता है हमारी आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और ये टॉपिक आज की क्लास में हमें खत्म करना है ताकि हम इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में खत्म कर सकें। तो पॉलिनेशन क्या होता है? किस तरीके से एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स हमारे स्टिग्मा तक पहुंच जाएं। ठीक है, यहां तक ये पहुंच जाएं, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। बोथ मेल और फीमेल गैमीट्स बेटा चल नहीं सकते हैं, दे आर नॉन मोटाइल। ठीक है, जैसे हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, स्पर्म मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होती है, पर इस कंडीशन में दोनों ही नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो मैम ये एक दूसरे के पास कैसे आएंगे वो भी पढ़ेंगे हम, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है ब्रो, वर्स्ट पोल एक्सपीरियंस कुछ नहीं चलता है यार। सुव्रत बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, होता क्या है जब एक बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो जो पोल होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ बच्चों की चैट में ऐसे पोल के 4 ऑप्शन आएंगे, कुछ बच्चों को सिर्फ चैट बॉक्स में पोल का आंसर ही लिखना पड़ता है। आप आंसर लिखोगे वो आपका आंसर कैच कर लेगा। तो हो सकता है हर किसी के फॉर्म में अलग अलग टाइप का पोल आ रहा हो। तो आई रियली वांट इस चीज में तुम कोऑपरेट करो। ठीक है, कोऑपरेशन शो करना चाहिए मेरा बच्चा। और ये पोल में अगर तुम्हारे पास पोल नहीं आ रहा है तो मैं एफर्ट देखती हूं, जैसे मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे हो यार तुम लोग, पर कितने सारे बच्चे हैं। ठीक है,
जो पोल का आंसर करने के लिए चैट बॉक्स में आंसर करते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी जान कि अगर तुम्हारा पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत करनी है, ना कि तुम्हें कोई आईटी एक्सपर्ट बनना है कंप्यूटर साइंस का कि पोल क्यों नहीं चल रहा है। हो सकता है कभी चले कभी नहीं चले, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोल का आंसर चैट बॉक्स में करना। तुम करते हो? अधिकतर बच्चे ये लिखते रहते हैं पोल नहीं चल रहा, पोल नहीं चल रहा। तुमने आंसर किया क्या चैट बॉक्स में? खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखेंगे, पर पोल नहीं आ रहा ये इनकी दिक्कत है। थोड़ा तो सोचना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सोचना चाहिए। क्लास में बेटा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस मैम पीवाईक्यू में आएंगे, कौन से क्वेश्चंस हम लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, रादर देन पोल नहीं आ रहा है ये इशू होना क्लास में। ठीक है, पोल एंड होए जा रहा है, पोल चल, ठीक है, अब क्लास में पोल चलाऊंगी ही नहीं, बात ही खत्म। चैट बॉक्स में आंसर करो तुम, ठीक है, पोल का सिस्टम ही खत्म, चैट बॉक्स में आंसर करो तुम। क्योंकि तुम्हारे यहां पे क्या है ना, मेजर इशू पोल होता है, पढ़ाई मेजर इशू नहीं है। बेटा ऐप कैन हैव डिफरेंट फीचर्स, किसी का ऐप अपडेटेड नहीं होता है, किसी का मेजॉरिटी में किसी का पोल अलग तरीके से आ रहा है, किसी में पोल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। जिनके नहीं आ रहा है भाई साहब, तुम लोग लिखो ना चैट बॉक्स में आंसर। लिख ही नहीं रहे हैं, लिख ही नहीं रहे हैं, पंचायत पूरी दुनिया की करनी है तुमको। बेटा जिसको सिलेक्शन लाना होता है ना, उसके लिए पढ़ाई मेन होती है। वो क्लास में ये क्वेश्चन पूछता है मैम बता दो इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चन आए हैं, रादर देन ये क्वेश्चन बोलना कि पोल नहीं चल रहा है। हर क्लास में मैं देख रही हूं, पिछली इतनी क्लासेस हो गई हमारी 6-7, पोल नहीं आ रहा है। चलो अब पढ़ लो, कोई बात नहीं, सॉरी आई नो बेटा सुव्रत यू आर सॉरी, इट्स टोटली ओके। मैं आपको डांट नहीं रही हूं, बट एकदम टीचर भी सोचता है पढ़ाते वक्त कि उसकी चार्ट में कुछ अच्छी चीजें चलें कि उसका पढ़ाने का मन करे, रादर देन ये इशू लाना। ठीक है, मैं आपको पता भी नहीं होगा, मैं आपको मेरा व्हाट्सएप दिखाऊं, अगर मैं हर क्लास के एंड में मेरे जो बैच मैनेजर है उनको एक मैसेज डालती हूँ, सर यार बच्चों का ना पोल नहीं चल रहा था। मेरी तरफ से मैं हमेशा आप लोगों की प्रॉब्लम फॉरवर्ड करती हूँ, बेटा वो टेक टीम ही सॉल्व कर सकती है, मैं नहीं कर सकती, है ना। चलिए कोई नहीं, है ना, मैं आप लोगों के लिए, आई गेट इट बेटा, आप लोग न्यूसेंस नहीं करना चाहते हो, आई गेट इट मेरी जान, इट्स ओके। ठीक है, आप लोगों ने उठाया सवाल, इट्स टोटली फाइन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जाने देते हैं, चलता है, चलती का नाम जिंदगी है भाई साहब। ठीक है, यस मैम वी विल कीप अप, चलो वेरी गुड। अरे गुस्सा नहीं आता है, मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है, मैं सच बताऊं तो, मतलब मेरे को जब गुस्सा आता है ना तो बहुत तेज आता है, वरना नहीं आता। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अब होती है 3 टाइप की पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। और ये तीनों पॉलिनेशन में एक ही डायग्राम से तुम्हें झट से क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी मतलब होता है जब एक पौधा है और इस पौधे में जो एक फूल है, इसी फूल के अंदर फीमेल भी है और इसी फूल में मेल भी है। तो यार इन दोनों के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। पर मैम ऐसी कंडीशन किन 2 टाइप के पौधों में होती है? ऐसी कंडीशन होती है चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। अभी तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो, यहां पर ये देखना तुम फोटो, जैसे चास्मोगैमस क्या होता है बेटा, ये पौधा जिसमें या आपको दिख रही है ये पोलेंस दिख रहे हैं और यहाँ पे फीमेल गैमेट दिख रही है, तो ये वाला पौधा क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और बाहर से आए हुए पोलन को भी एक्सेप्ट कर सकता है।
तो जो चास्मोगैमस फ्लावर होते हैं ये दोनों तरीके से पॉलिनेशन कर सकते हैं, पर क्लिस्ट्रोगैमस पौधा क्या है, एकदम बंद है, क्लोज्ड फ्लावर। अब ये ना चाहकर भी खुद में ही पॉलिनेशन करेगा, इसको घर के घर में ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि इसका घर ही बंद है भाई साहब, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स। तो अगर मैं बात करूं बेटा, क्लिस्ट्रोगैमस जो फ्लावर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन ही कर सकते हैं, पक्का से सीड बनेगा, इन्हें कोई नेक्टर की किसी चीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद में ही बंद है पौधे। पर डिसएडवांटेज क्या है, इन लोगों में वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि यार अपने आप में ही सेल्फ पॉलिनेशन किए जा रहे हैं। चास्मोगैमस फ्लावर यार सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकते, क्रॉस भी, क्योंकि वो ओपन फ्लावर्स है। ठीक है, तो यार अब हम देख सकते हैं ऑटोगैमी क्या होता है, ओपन फ्लावर्स में होती है, या तो जब पोलन भाई उसके खुद के स्टिग्मा पे चला जाए या पोलन एंथर और स्टिग्मा पास में हो तो ओपन फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम्पल्स इसके इंपॉर्टेंट है, इसके 3 एग्जाम्पल्स हैं सेल्फ पॉलिनेशन के। इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूं, दैट इज कोव, कॉमेलिना ऑक्सैलिस एंड वायोला। कोव माने कोविड-19 बीमारी आई थी 2020 में, ठीक है। 2020 में हमारी यार धरती पे तुम लोगों को कभी एक चीज फील हुई है लाइफ में कि सोचो तुम लोग और अपन सब लोग कितने ज्यादा स्पेशल हैं एक दूसरे के लिए, कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा था। मैं तो पता है कई बार ऐसे ना, मतलब बहुत फालतू सी बात है, मैं कई बार ऐसे बैठी होती हूँ, मैं सोचती हूँ जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं 60-70 ईयर्स की हो जाऊंगी और जब मेरे पोते पाती घर में घूम रहे होंगे, है ना, छोटे छोटे, जो बोलेंगे दादी दादी, तो मैं उन्हें बताऊंगी कि बेटा बेटा हमारे जमाने में कोविड आया था, तब हमें 1 साल घर पे बैठना पड़ा था और वो बीमारी हर जगह फैल रही थी। सोचो यार, मतलब खैर उस टाइम तो बहुत डर लगता था। और मैं तुम्हें एक स्टोरी भी बताती हूँ, छोटी सी, एक छोटी सी स्टोरी भी बताती हूँ इसी बात पर। सो बेसिकली क्या हुआ था, जब कोरोना फैला था तो मैं ना हॉस्पिटल में काम करती थी, मैं डॉक्टर हूँ तो मैं हॉस्पिटल में काम करती थी। उस टाइम मैं होम ट्यूशंस लिया करती थी। तो क्या हुआ, तो कोरोना बहुत ज्यादा फैलने लगा। अब आप लोगों को पता होगा, एक कोई पता नहीं सिंगर थी, क्या नाम था उन सिंगर का मैं भूल गई, जिनका टीवी में केस आया था कि वो इंडिया में इनको कोविड हो गया है, तो उनको एयरपोर्ट पे आते ही सीधा क्वारंटीन कर दिया गया है क्योंकि उनको कोविड पॉजिटिव आई है वो, है ना। तो मेरे को ऐसे लगता था यार, मेरे को अगर कोविड हो गया ना तो फिर मैं तो मर जाऊंगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसे ऐसे। और सोचो ये मैं डॉक्टर थी और मैं फिर ऐसी बातें सोचती थी। फिर क्या हुआ, कोविड आने के 6-7 महीने बाद कनिका कपूर, यस वेरी गुड सुब्रत, हाँ पढ़ाई की याद नहीं है, कनिका कपूर का नाम याद है, यस कनिका कपूर करके एक सिंगर हैं, तो उनका पता चला था कि उन्हें कोविड-19 हुआ है, उनको क्वारंटीन कर दिया था। और न्यूज चैनल में कनिका जी को बहुत ही ऐसे ना गालियां पड़ रही थी, लोग गंदा गंदा लिख रहे थे, इनकी वजह से कोविड हो गया है, इनकी वजह। मेरे को तो डर लग गया भाई। एग्जैक्ट आई थिंक हमारा लॉकडाउन लगा था मार्च 22 मार्च को हमारे कंट्री में लॉकडाउन लगा था, और नवंबर में मेरे को कोरोना पॉजिटिव आ गई मैं। और जब मैं कोरोना पॉजिटिव आई तो मेरे घर वालों ने मेरे को बोला, बेटा जो ये ऊपर का ये जो एक कमरा है ना बेटा, तो इसमें तू रहेगी। मुझे आके दूर से प्लेट पकड़ा देते थे और फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार अब तो मैं तो बस मैं एक दिन तो खूब रोई। मेरे को लगा यार कि भाई अब तो मेरे दोस्त मुझे याद करेंगे कि एक लड़की हुआ करती थी आरुषि नाम की, जो मर गई कोरोना से। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें मैं सोचने लगी। हालांकि मेरे को ऐसा कोई टचवुड कोई सिम्टम नहीं थे कोई ऐसे बहुत भयानक वाले, बट डर मैं बहुत गई। तो मैंने मेरे घर वालों को बोला कि पापा देखो यार, मेरे को तो कोरोना आया है पॉजिटिव, आप लोग भी घर में ना चेकअप करा लो। तो पापा ने बोला अरे नहीं नहीं हमें क्यों होगा, ऐसे ऐसे। तो मेरे घर वालों ने कराया और मेरे पूरा घर कोरोना पॉजिटिव आ गया। अब मुझे अच्छा लग रहा था
क्योंकि अब मेरे को अकेले को कोरोना नहीं था। आई वाज लाइक सबको कोरोना है यार, सबको कोरोना है, वाओ मजा ही आ गया, सबको कोरोना है। ठीक है, फिर मैं कॉल पे मेरे दोस्तों से बात करती थी, मैं उन्हें बताती थी यार मुझे कोरोना वोरोना हो गया है। हम लूडो वूडो खेलते थे लॉकडाउन में ऑनलाइन, तो वो कहते थे कोई नहीं यार तू मरेगी हम तेरे को याद करेंगे। एक लड़की हुआ करती थी आरुषि नाम की, और फिर उन दोस्तों को भी कोरोना हो गया, फिर मुझे और अच्छा लगने लगा। ठीक है, तो यार इस तरीके से ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर मेरा कोरोना ठीक हो गया। मैंने दोबारा टेस्ट कराया, मैं नेगेटिव आ गई। तो यार यही लाइफ है, ऐसे ही चलता है जिंदगी में। ठीक है, खुद की खुशी में तो खुशी होनी हो, दूसरों के दुख में बहुत खुशी होती है नहीं। तो चलो पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, ऐसी कहानियां सुन के क्लास के बीच में एक रिफ्रेशमेंट सा हो जाता है नहीं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या होता है? ट्रांसफर। अब जिटोनोगैमी की कंडीशन क्या होती है मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूं। ये एक पौधा है, इसमें दो फूल हैं अलग अलग, फूल नंबर 1, फूल नंबर 2। भाई इधर से इधर प्लांट सेम है पर फ्लावर अलग है। ठीक है, सेम प्लांट पर फ्लावर दूसरा है, पौधा सेम है पर फूल अलग है। इस टाइप को कहते हैं जिटोनोगैमी। ठीक है, इसे कहते हैं जिटोनोगैमी। पर जिटोनोगैमी तुम लोग बताओ सेल्फ पॉलिनेशन है कि क्रॉस? क्योंकि यार यहां पे पोलन ट्रांसफर के लिए हवा, इंसेक्ट्स या पानी तो लगेगा, पर पौधा तो सेम ही है। तो यार हम कह सकते हैं कि जेनेटिक तौर पे देखें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, फंक्शनल तौर पे देखें तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है। इसलिए हम इसे सेल्फ पॉलिनेशन की ही कैटेगरी में रखते हैं, बट इट इज ऑल्सो नॉट अ ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि पौधा तो सेम ही है भाई। ठीक है, फिर आता है ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, जिसे कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है? पौधा अलग अलग है, यहां पे एक फूल है, यहां पे एक फूल है। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो भाई जब पौधा ही अलग हो, दैट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ होती है, मतलब पौधा अलग अलग है। ठीक है, यहां पर बेटा हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, जैसे हवा, पानी, इंसेक्ट्स या एनिमल्स की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रू फॉर्म ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे भाई पौधा ही अलग है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन यार अलग अलग चीजों की वजह से हो सकता है, या तो भाई ए बायोटिक एजेंट होंगे जैसे हवा और पानी, या बायोटिक एजेंट जैसे इंसेक्ट, रेप्टाइल या बर्ड्स। आपको पता है सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किसकी वजह से होता है? बायोटिक एजेंट्स की वजह से, मोस्ट कॉमन। सबसे कम पॉलिनेशन होता है ए बायोटिक एजेंट्स की वजह से। ठीक है, इन केस ऑफ विंड एंड वाटर, पता है हवा और पानी के केस में बहुत लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में पोलेंस रिलीज होते हैं। क्यों? क्योंकि यार पानी और हवा के केस में हमें श्योरिटी नहीं है कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बहुत सारे पोलन वेस्ट भी होंगे। इसलिए हम कहते हैं विंड एंड वाटर पोलेंस आर रिलीज्ड इन ह्यूज अमाउंट। ठीक है, एज कंपेयर टू इंसेक्ट पॉलिनेटिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विंड पॉलिनेशन की, जिसे कहते हैं एनीमोफिली। अब सोचो कोई भी चीज जो हवा में उड़ सके वो कैसी होगी? बहुत कम वजन में और चिपचिपी बिल्कुल भी नहीं। तो यार विंड पॉलिनेटेड जो पौधे होते हैं उनमें स्टेमन्स बहुत ज्यादा ऐसे एक्सपोज्ड होते हैं, खूब सारे स्टेमन्स होते हैं और बहुत ज्यादा हाई नंबर में पोलेंस रिलीज करते हैं। और जो इसकी फीमेल फ्लावर होता है उसमें स्टिग्मा बहुत फेदरी होता है। ठीक है, ऐसे जो पौधे होते हैं ये बहुत
नॉट कलरफुल होते हैं, कोई नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि इन्हें किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करना है, इन्हें सिर्फ हवा से पॉलिनेशन करना है। इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है भाई टैसल्स इन कॉर्नकॉब एंड ग्रासेस। अब आप देखना भुट्टे में ऐसे लंबे लंबे धागे लटके होते हैं। आई थिंक बेटा आप मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताएंगे भुट्टा किस किसने खाया है ना? आई थिंक सबने खाया होगा कॉर्न। सर्दियों में अलग अलग जगहों पे सड़क पर एकदम नमक और नींबू लगा के मिलता है, ये मस्त लगता है खाने में। तुम देखना इसमें ऐसे धागे धागे होते हैं, दिस इज फेदरी स्टिग्मा, क्योंकि ये चाहता है कि यार जो भी पोलन ग्रेन्स उड़ के आ रहे हैं वो इसके स्टिग्मा में फंस जाएं, इसलिए इसका फेदरी स्टिग्मा होता है। सेम विद द ग्रासेस, ठीक है। तो इनका स्टिग्मा बहुत, देखो सबने खाया है तो सबको पता है कि भुट्टे में ऐसे लंबे लंबे फेदर, दैट इज नॉट कचरा। अपन लोग क्या करते हैं उसको तोड़ के फेंकते हैं, दैट इज एक्चुअली स्टिग्मा, ठीक है, ताकि वो पोलन ग्रेन को फंसा सके। यस। फिर आते हैं विंड पॉलिनेशन करने वाले पौधे, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, सॉरी विंड तो कर ली, वाटर पॉलिनेशन आएगा ना। वाह वाह वाह, मेरी डीटी पे ऑपरेटर मैम ने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, मैं इधर लिखती हूं वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन जिसे कहते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन क्या होता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या होता है, सबसे पहली चीज तो यार वाटर पॉलिनेशन बहुत कम ही पौधों में होता है। आई थिंक सिर्फ 30 जीनस ऐसे हैं जिनके अंदर मोनोकॉट्स के, जिनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, वरना तो नहीं होता किसी में। वाटर पॉलिनेशन भी ज्यादातर एल्गी, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स जैसे पौधों में होता है, ठीक है। ज्यादातर इसमें जो फर्टिलाइजेशन है वो पानी के अंदर होता है। और वाटर पॉलिनेशन के 3 एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी में, वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्टेरा, ठीक है। पीवाईक्यू में इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड पौधे, ठीक है। जैसे क्या होता है, कुछ पौधे होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं फिर भी वो पानी का पॉलिनेशन नहीं करते, क्यों? जैसे यार वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, और जैसे लोटस, ये सारे पौधे पानी में उगते हैं बट फिर भी वो वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, क्यों? क्योंकि यार ये पानी की सतह पे उग रहे हैं। तो यार ये हवा से भी पॉलिनेट कर सकते हैं, ये इंसेक्ट से भी कर सकते हैं। इन सम वाटर प्लांट्स लाइक वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, दे इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड हेंस पॉलिनेटेड बाय विंड एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। विंड या इंसेक्ट्स के द्वारा ये पॉलिनेट किए जा सकते हैं। प्लांट किंगडम में आपने ये चीज पढ़ी है, यस, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पर अगर आप देखोगे, जैसे ये वैलिसिनेरिया का पौधा है, वैलिसिनेरिया में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स पानी के ऊपर रिलीज होती हैं, और जो स्टाइल होता है इसका काफी लंबा होता है, और स्टिग्मा भाई पानी के ऊपर जाता है ताकि वो पोलन ग्रेन्स को पकड़ सके। काफी लॉन्ग स्टॉक का स्टिग्मा होता है। जोस्टेरा क्या होता है बेटा, ये पौधा होता है जो कंप्लीटली पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो ये ऐसे रिबन शेप्ड के पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है, और ये पोलन ग्रेन्स पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि ये पोलन ग्रेन्स पानी से गीले होकर खराब ना हो जाए। अब आती है आखिरी टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, दैट आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यार बड़े ही मजेदार किस्म के होते हैं। लार्ज, पावरफुल, अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस होती है इनकी बहुत ज्यादा, ठीक है। पोलन ग्रेन्स इनके कवर होते हैं बाय पोलन किट, ठीक है। बहुत ज्यादा इनके ऊपर है ना एकदम ऐसे। पोलन किट क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पोलन किट होता है एक ऑयली लेयर होती है जो पोलन ग्रेन्स के ऊपर होती है ताकि वो इंसेक्ट्स के पांव में चिपक जाए, ठीक है। यूजुअली बेटा जो पौधे इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं वो नेक्टर या पोलेंस जो होता है इंसेक्ट्स को देते हैं। देखो कितने सुंदर सुंदर किस्म के पौधे होते हैं, है ना। देखो अगर बड़ा फ्लावर है तो वो ऐसा दिखेगा, अगर छोटे फ्लावर है तो वो झुंड में होंगे ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड पौधों के, जैसे फ्लाइज, बीटल्स, या आप देख रहे हो हनी बीज, ये क्या है, बैट, चिमकादड़। यस बेटा, चिमकादड़ भी नेक्टर पीती और पॉलिनेशन कराती है। फिर एग्जाम्पल है एनिमल्स के। एनिमल्स कैसे होते हैं, जैसे ये रोडेंट्स, लेमूर, गिक्को लिजर्ड,
ये सब भी क्या कराते हैं, पॉलिनेशन कराने में मदद करते हैं। फिर आते हैं बेटा फाउल ओडर्ड पौधे, वो पौधे बेटा जो बदबू मारते हैं। सोचो, जो पौधे से बदबू आ रही है मैम, क्या उनको भी पॉलिनेट करा जाता है? यस, उन्हें फ्लाइज एंड बीटल्स पॉलिनेट करते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे अमोरफेलस, तुम्हें पता है अमोरफेलस का जो फूल होता है, ये पौधा ओवरऑल 6 फीट लंबा होता है। बेटा आप में से आधे लोगों की हाइट भी नहीं होगी 6 फीट की, उतना लंबा तो ये पौधा होता है अमोरफेलस का। इस पौधे की खासियत है कि इसके अंदर आके इंसेक्ट्स अपने अंडे दे देते हैं और इसको पॉलिनेट कर देते हैं और इसमें रह भी लेते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आता है बेटा युक्का एंड मॉथ का रिलेशनशिप। बेटा आज की दुनिया में असलियत वाले रिलेशनशिप तो चल नहीं पा रहे हैं, पर मॉथ और युक्का का रिलेशनशिप तो वाओ। क्या होता है, मॉथ पौधा बहुत लॉयल है। आजकल लॉयल्टी तो मिलती नहीं है, धोखाधड़ी का जमाना है। ठीक है, अब होता क्या है कि मॉथ जो होता है वो एकदम पक्का होता है कि मैं जाऊंगा युक्का के पौधे के पास, उसे पॉलिनेट करूंगा और उसी के अंदर अपने अंडे दूंगा। और युक्का का पौधा भी बेटा सिर्फ मॉथ का इंतजार करता है, किसी और इंसेक्ट से पॉलिनेट नहीं होता है। तो यार युक्का और मॉथ का रिलेशनशिप बहुत ही क्यूट है। जैसे आप ये देखो, ये मॉथ जो है युक्का पौधे को पॉलिनेट करता है और इसके ओवेरियन चैम्बर या लोक्यूल ऑफ द ओवरी में अंडे दे देता है। मजा ही मजा। ठीक है, तो moth lays its eggs in the locule of the ovary of the yucca plant. Yucca plant gets pollinated by moth and moth अपने अंडे इसके लोक्यूल में देता है और जब इसका लार्वा बड़ा होता है वो इसी के सीड खाता है। ये इनका बेटा एक लव रिलेशनशिप है दोनों का। ठीक है, चलो क्वेश्चंस देखते हैं आज की क्लास के आखिरी। विंड पॉलिनेटेड पौधे एंड वाटर पॉलिनेटेड पौधे कलरफुल होते हैं, नॉन कलरफुल होते हैं, नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नन ऑफ द अबव। बस बेटा ये 3-4 क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म। मैंने बोला था आज मैं गैमीटोजेनेसिस और पॉलिनेशन तक कवर कराऊंगी। यस, वेरी गुड यार, किसी 2-3 बच्चों ने नाम दिया है म्यूचुअलिज्म। यस, जब आप ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ते हो इकोलॉजी में, वहां पर हम म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप ही नाम देते हैं। यस, विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड पौधे कलरफुल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंसेक्ट पॉलिनेटेड पौधे नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी। कलरफुल होते हैं, हाँ जी। फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी। हेंस ऑल ऑफ द अबव आर द फीचर ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड पौधे। अमोरफेलस एंड युक्का में मॉथ अपने अंडे किधर देता है? लोक्यूल ऑफ द ओवरी में, स्टिग्मा में, फ्रूट में या स्टाइल में? बताइए, मॉथ अपने अंडे किधर देता है? That is locule of the ovary. A option. Very good. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और प्लांट भी अलग है। बेटा अगर प्लांट ही अलग है तो कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा? जिटोनोगैमी, चैज्मोगैमी, जीनोगैमी, क्या? फटाफट से बताएंगे। बेटा हमें पता है चैज्मो और क्लिस्ट्रो तो नहीं है, जिटोनो और जीनो में से एक बताना है। अब फटाफट से आंसर बता दो। अगर पौधा अलग है, अगर प्लांट ही अलग है बेटा, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? जीनोगैमी। दैट इज सी ऑप्शन। वेरी गुड। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक खत्म होता है। डीपीपी शीट सॉल्व कर लेना। मैंने कुछ 30 क्वेश्चन अराउंड दिए हैं, उसमें
साथ में रिवीजन कर लेना आज के लेक्चर का। एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम मिले तो प्लीज एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लेना, ठीक है। खत्म होती है हमारी आज की क्लास। ठीक है, खत्म होती है हमारी आज की क्लास। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। हम फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़ेंगे। बहुत ही इजी कुछ कुछ टॉपिक्स ही अब बचे हैं हमारे मेजरली। आज की क्लास में से हमने जो है मेजर टॉपिक्स खत्म कर दिए हैं। मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई पूछ रहा है मैम लिली और लोटस तो कलरफुल होते हैं। यस, कलरफुल होते हैं, पर वो वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते। वो ज्यादातर इंसेक्ट पॉलिनेशन ही करते हैं बेटा, इसलिए वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।